नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। बायोलॉजी में चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था और इसका 2 भाग हमने बता दिया है और आज हम लोग जानेंगे भाग 3। 2 भागों में हम लोगों ने जान लिया है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये जो है किस तरह से हमारे लिए लाभप्रद होते हैं, यानी कि मनुष्य के लिए कौन कौन सा ये प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं और जिससे कि घरेलू रूप से और औद्योगिक रूप से जो है वह मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, मानव के लिए जो है लाभदायक होता है। तो ये बातें जो है हमने भाग 2 में कर लिया है और ये जो चैप्टर है चैप्टर 10 जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि मनुष्य के लिए बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो लाभप्रद होते हैं। हानिकारक जीवों के बारे में हमने चैप्टर 8 में बता दिया है और इसमें जो है हम लोग जान रहे हैं लाभप्रद जीवों के बारे में, जो ऐसे जीव होंगे जो कि इनसे प्रोडक्ट का उत्पादन होगा और वह प्रोडक्ट का उत्पादन जो है मानव जीवन में किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाएगा, चाहे वो घरेलू रूप से हो या औद्योगिक रूप से हो। तो औद्योगिक रूप से हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट जो है इन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है। जैसे कि हमने जाना था पेनिसिलियम का पेनिसिलिन का एक प्रकार का प्रतिजैविक है। इसी तरह से बहुत सारे प्रतिजैविक जो है सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनाए जाते हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने जाना था एल्कोहलिक पेय पदार्थों के बारे में और बहुत सारे एल्कोहलिक पेय पदार्थों के बारे में हमने वहाँ पे बता दिया कि किस तरह से एल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। आसवन के कौन से एल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार होते हैं और बिना आसवन के कौन से एल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इस वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम जानेंगे क्या, तो कार्बनिक अम्ल, एंजाइम व जैव सक्रिय अणुओं का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन, यानी कि इसमें हम कुछ कार्बनिक अम्ल, एंजाइम और जैव सक्रिय अणुओं के बारे में जानेंगे जिसका उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है, यानी कि इनका भी उत्पादन जो है औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है। वही चीज़ें जो है हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ विशेष प्रकार के रसायन जैसे कार्बनिक अम्ल, एंजाइम आदि व्यावसायिक व औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और इसमें सबसे पहले जाना जाएगा कार्बनिक अम्ल के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहला हम लोग जानेंगे उत्पाद जो होगा सिट्रिक अम्ल। पहला हो जाएगा क्या चीज़, तो सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल, तो ये जो सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक एसिड है, यह जो है एक प्रकार के कवक से बनाया जाता है और उस कवक का नाम है एस्परजिलस नाइगर। ये जो है एक कवक से बनाया जाता है और उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से जो है यह जो उत्पाद है सिट्रिक अम्ल, इसे तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, तो सुक्रोस में इस कवक को मिला दिया जाता है जिससे कि वायवीय किण्वन होता है। सुक्रोस को इस कवक में मिला दिया जाता है जिससे कि वायवीय किण्वन होता है और वायवीय किण्वन के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, तो इसका निर्माण होता है, सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। इसका यूजेस क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो विभिन्न प्रकार की दवाएं इससे बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं व रंगों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या मतलब कि इससे विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं, खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है और रंगों का उत्पादन भी इससे किया जाता है। कौन है, तो सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल एक ऐसा उत्पाद है जो एस्परजिलस नाइगर नामक सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है। तो यही चीज़ें जो है हम यहाँ पे सारा लैंग्वेज लिख देते हैं और उसे जो है आप अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। यहाँ पे हमने सारा लैंग्वेज लिख दिया है। क्या चीज़, तो यह एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा सुक्रोज के वायवीय किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। ये चीज़ सिट्रिक एसिड और
इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दवाओं, खाद्य पदार्थों एवं रंगों को बनाने में किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब जो है हम दूसरा जानेंगे जो होगा एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल के बारे में हमने जान लिया। अब जो है दूसरा जो होगा एसिटिक अम्ल, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दूसरे की बात करते हैं जो होगा सिट्रिक अम्ल के बाद आ जाएगा एसिटिक अम्ल। दूसरा नंबर बी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड, और इसे साधारण भाषा में सिरका भी कहा जाता है। इसी को जो है सिरका कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे जो है विनेगर कहा जाता है, विनेगर। तो सिरका इसी को कहा जाता है। इसका भी निर्माण किण्वन द्वारा होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा यदि उत्पाद को बनाया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, तो इस क्रिया को जो है किण्वन कहा जाता है। और किण्वन प्रोसेस से ये भी बनाया जाता है, यानी कि ये भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सिरका बनाने के लिए, यानी एसिटिक एसिड बनाने के लिए जो है 2 चरण में इसे प्राप्त किया जाता है। इसको जो है 2 चरणों में प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए लिखेंगे कि इसे सिरका भी कहते हैं, सिरका भी कहते हैं, इसे सिरका भी कहते हैं। किण्वन द्वारा इसका उत्पादन 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। किण्वन द्वारा इसका उत्पादन जो है 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। प्रथम चरण में क्या होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट द्वारा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एथिल अल्कोहल में किसको, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, तो ईस्ट के द्वारा। कि एथिल अल्कोहल यानी कि ईस्ट को कार्बोहाइड्रेट में मिला दिया जाता है, और ईस्ट में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। हमने पहले भी बताया है ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। और जाइमेज एंजाइम द्वारा उसमें किण्वन की क्रिया होती है और वह परिवर्तित हो जाता है एथिल अल्कोहल में। जैसे कि यह एक कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 ग्लूकोज से ये, और इसमें क्या मिलाया जाता है, ईस्ट। और ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, तो जाइमेज। याद रखना है ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, तो जाइमेज। तो ईस्ट में जाइमेज एंजाइम द्वारा इसका किण्वन की क्रिया होती है और यह परिवर्तित हो जाता है एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में ये जो है परिवर्तित हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ये क्या है, तो एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रथम चरण में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज ईस्ट द्वारा उसे एथिल अल्कोहल में परिवर्तित
किया जाता है। उसके बाद से आता है दूसरा चरण, और दूसरा चरण में क्या होता है कि इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु द्वारा। एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है और इसे परिवर्तित किया जाता है किसमें, तो एसिटिक अम्ल में। दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल का एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु द्वारा क्या होता है, तो परिवर्तित किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु द्वारा इस एथिल एल्कोहल को परिवर्तित किया जाता है, इसे एसिटिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। एसिटिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। क्या मतलब ये है, एथिल एल्कोहल C2H5OH और इसका ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। कौन से बैक्टीरिया द्वारा, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया द्वारा, और यह परिवर्तित किस में होता है, और इसमें क्या बनता है, तो CH3COOH और प्लस H2O। तो ये क्या है, तो एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये द्वितीय चरण में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु द्वारा, और उसे परिवर्तित किया जाता है एसिटिक एसिड में। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है जो क्या है, कार्बनिक अम्ल है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, और ये जो है इसी को सिरका कहा जाता है, और किण्वन की क्रिया द्वारा यह तैयार किया जाता है। और ये जो है दो चरणों में होता है। पहले चरण में क्या किया जाता है कि ईस्ट में जो जाइमेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है एथिल अल्कोहल में, और दूसरे चरण में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल का एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु द्वारा इसे जो है परिवर्तित कर दिया जाता है एसिटिक एसिड में, एसिटिक अम्ल में। तो ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरा जानेंगे लैक्टिक एसिड के बारे में, लैक्टिक अम्ल के बारे में, और इसके बारे में हम जो है प्रीवियस सेशन में बात भी किए हैं। पार्ट 1 में जो है इसके बारे में बताया भी गया है लैक्टिक अम्ल क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद से हम दूसरा बताएंगे जो होगा लैक्टिक एसिड। चलिए दूसरा आप सीख लेते हैं, दूसरा जान लेते हैं अगला लैक्टिक एसिड के बारे में। दूसरा होगा लैक्टिक एसिड। अगला लैक्टिक एसिड, यह भी एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। लैक्टिक एसिड भी एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है, और यह भी जो है सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस पदार्थ का भी, इस रसायन का भी उत्पादन सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। कौन से सूक्ष्म जीवी द्वारा इसका उत्पादन होता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। जिसके द्वारा ये होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। इस सूक्ष्म जीवी द्वारा लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। जैसे कि दूध से दही में परिवर्तित होता है तो उसमें यही लैक्टिक एसिड ही, तो इसी की मात्रा बढ़ जाती है। और कौन से जीवाणु द्वारा, सूक्ष्म जीवी द्वारा होता है, तो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा। तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन जो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। अगला जो यौगिक जानेंगे, अगला नंबर पे आएगा ब्यूटायरिक एसिड, डी, ब्यूटायरिक एसिड।
इसकी बात करते हैं तो इसका उत्पादन होता है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम द्वारा। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, इसके द्वारा जो है इसका उत्पादन होता है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम द्वारा। यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो है बैक्टीरिया। यह जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, और इससे जिस प्रकार के कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है उसका नाम है ब्यूटाइरिक एसिड। और यहाँ पे जो कार्बनिक अम्ल है उसका नाम और किससे उत्पादन किया जाता है इसका नाम जो है याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अन्य कंपटीशन एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। आप जो है यहीं पे याद कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं और अगला जानेंगे जो है फ्यूमेरिक एसिड। अगला जो होगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड ये है क्या? तो फ्यूमेरिक एसिड जो है एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल है जो कि एक प्रकार के कवक से, कवक नामक सूक्ष्मजीवी से उत्पादित होता है। उसका नाम है राइजोपस नाइग्रिकेंस। इसका उत्पादन जो होता है राइजोपस नाइग्रिकेंस। तो फ्यूमेरिक एसिड नामक कार्बनिक अम्ल जो है राइजोपस नाइग्रिकेंस द्वारा बनाया जाता है। राइजोपस नाइग्रिकेंस नामक सूक्ष्मजीवी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह है क्या? तो एक प्रकार का कवक है। यह है क्या? तो एक प्रकार का कवक है। तो यहाँ पे हमने जान लिया सभी प्रकार के कार्बनिक अम्लों के बारे में जो भी सिलेबस में था कि कौन कौन से कार्बनिक अम्ल कौन कौन से सूक्ष्मजीवी द्वारा तैयार किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन सा सूक्ष्मजीवी जो है किस प्रकार का कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करता है। इन प्रोडक्टों के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन सा एंजाइम जो है सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि एंजाइम उत्पाद किस सूक्ष्मजीवियों द्वारा तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे मिटाएंगे। तो अब जो है आगे जाना जाएगा अगला दूसरा नंबर पे जो होगा एंजाइम के बारे में। एंजाइम, एंजाइम इसमें जो है पहला आएगा प्रोटीएज एंजाइम। फर्स्ट प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम ये है क्या? प्रोटीएज एंजाइम। तो इसे जो है जिस सूक्ष्मजीवियों द्वारा तैयार किया जाता है उसका नाम है एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक। एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक द्वारा, एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक द्वारा जो है इस प्रोटीएज एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका जो प्रयोग है डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। डिटर्जेंट उद्योग में जो है इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जो कौन सा है? एस्परजिलस ओराइजी नामक कौन सा है? तो प्रोटीएज एंजाइम। और किससे ये उत्पन्न किया जाता है? तो एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से। और इसका उपयोग होता है डिटर्जेंट उद्योग में।
दूसरा जो एंजाइम हम लोग जानेंगे वो है पेक्टिनेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम पेक्टिनेज एंजाइम। और यह जो है जिस कवक द्वारा उत्पादित किया जाता है उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। ये भी एक प्रकार के कवक से ही उत्पादित किया जाता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। इसके द्वारा जो है पेक्टिनेज एंजाइम का उत्पादन होता है और इसका उपयोग होता है फलों के रसों को स्वच्छ करने में, यानी कि जो डिब्बेबंद रस होते हैं और उसको स्वच्छ करने में इसी का उपयोग किया जाता है, पेक्टिनेज एंजाइम का। यानी कि इसका प्रयोग जो है फलों के रसों को स्वच्छ करने में किया जाता है। फलों के रसों को स्वच्छ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ नोट करके लिखेंगे, जो प्रोटीएज एंजाइम है और पेक्टिनेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम और कौन सा पेक्टिनेज एंजाइम जो है इसका प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग डिब्बा बंद जूस को स्वच्छ रखने में किया जाता है। यानी कि जो पैकेटों में बंद करके जूस जाता है दूसरे स्थानों पर, तो उन जूस को जो है स्वच्छ करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है पेक्टिनेज एंजाइम का और प्रोटीएज एंजाइम का। तो दो प्रकार के यहाँ पे हम लोगों ने एंजाइम जाना, एक है प्रोटीएज एंजाइम और ये जो है एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक द्वारा तैयार किया जाता है, उत्पादित किया जाता है और इसका उपयोग डिटर्जेंट में किया जाता है। और पेक्टिनेज एंजाइम ये जो है एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से उत्पन्न किया जाता है और फलों के रसों को स्वच्छ करने में इसका उपयोग होता है। और दोनों का प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम का जो उपयोग होता है वह डिब्बा बंद जूस को स्वच्छ करने में जो है किया जाता है। तीसरा एंजाइम अब हम जानेंगे क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तीसरा होगा सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहा जाता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर शॉर्ट में बोला जाता है TPA, यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये अगला एंजाइम है जिसके स्ट्रेप्टोकाइनेज बोला जाता है और इसी को बोला जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी कि TPA। ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, और इसका कार्य जानिए ये क्या करता है कि हम लोग के शरीर में यदि चोट लग जाए या किसी कारणवश जो है कहीं पे रक्त का थक्का बन गया है तो उस रक्त के थक्के को घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि रक्त के थक्के को घोलने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है रक्त के थक्के को घोलने में किया जाता है। कि रक्त का थक्का जहाँ भी बना रहता है उसको घोलने में इसका उपयोग किया जाता है। और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये जितने भी जीवों का नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं जिससे कि कौन कौन से प्रोडक्ट उत्पादित हो रहे हैं उसका नाम तो याद कर लेना है एकदम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। तो ये जिस सूक्ष्म जीवी द्वारा, जिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा जो है इस एंजाइम का, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा इस एंजाइम का उत्पादन होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज।
और इसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहा जाता है। टीपीए इसका कार्य क्या होता है, तो रक्त के थक्के को घोलने में, यानी कि शरीर में जहाँ पे रक्त जमा हो जाता है, ब्लड जम जाता है और उसी को घोलने में इसका उपयोग किया जाता है, इस एंजाइम का, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। तो ये बात हुई एंजाइम की। अब हम अगला जानेंगे जैव सक्रिय अणु के बारे में। ये दो बातें हम लोगों ने कर लिया, कार्बनिक अम्ल और एंजाइम के बारे में। अब जैव सक्रिय अणुओं के बारे में, कौन कौन से जैव सक्रिय अणु होते हैं, किस प्रकार के सूक्ष्मजीवी से उनका उत्पादन होता है और उनका कार्य क्या होता है, ये देखेंगे। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम आगे देखेंगे किसके बारे में, तो जैव सक्रिय अणुओं के बारे में। चलिए अब हम जानेंगे जैव सक्रिय अणुओं के बारे में। जैव सक्रिय अणु, जैव सक्रिय अणु यानी कि इससे बोला जाएगा बायो एक्टिव मालिक्यूल, इसे बोला जाएगा बायो एक्टिव मालिक्यूल। और इसमें पहला जो आता है वो है साइक्लोस्पोरीन ए। फर्स्ट इसमें पढ़ा जाएगा क्या, तो साइक्लोस्पोरीन ए। साइक्लोस्पोरीन ए को सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा जाएगा। ये है क्या, साइक्लोस्पोरीन ए, इसका क्या यूजेज है और किससे यह उत्पादित किया जाता है, तो ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनिए। यह एक प्रकार का जैव सक्रिय अणु है, सबसे पहली बात, जिसका उपयोग जो है अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण के बारे में हमने खूब अच्छे से लेसन 8 में बताया हुआ है। और अंग प्रत्यारोपण क्या होता है, तो जब दूसरे के अंग को, स्वस्थ अंग को, रोगी के शरीर में जो बेकार अंग होता है, खराब हुआ अंग होता है, उसको निकाल कर उसके स्थान पर उस स्वस्थ अंग को स्थापित करना ही अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। इसके बारे में मैंने बताया है कि क्या होता है कि इसमें जो है अंग प्रत्यारोपण की कुछ समस्याएं होती हैं। यदि दूसरे व्यक्ति का अंग हम अपने शरीर में जो है अंग प्रत्यारोपित कराते हैं तो हमारा शरीर उस दूसरे के अंग को अस्वीकार कर देता है, यानी कि उस प्रत्यारोपित अंग को रिजेक्ट कर देता है। इससे जो है प्रत्यारोपित अंग क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है अपने और दूसरे जीवों की कोशिकाओं को भलीभांति पहचानती है। यदि दूसरे का अंग हम अपने शरीर में प्रत्यारोपित करते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचान लेती है कि ये दूसरे की कोशिका है और उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देती हैं और उसकी कोशिकाओं को, उसके अंग को नष्ट कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है कि वह अंग प्रत्यारोपण विफल हो जाता है। हमारा शरीर उस प्रत्यारोपित अंग को रिजेक्ट कर देता है। इसके लिए जो है डॉक्टर क्या करते हैं कि प्रतिरक्षा निषेधात्मक दवा का प्रयोग करते हैं। जब भी अंग प्रत्यारोपित किया जाता है तो प्रतिरक्षा निषेधात्मक दवा दिया जाता है और मेडिसिन दिए जाते हैं। और ये मेडिसिन क्या करता है कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाशीलता को कम कर देता है, रोक देता है, जिस कारण से क्या होता है कि वह जो प्रत्यारोपित अंग है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ मिल जाता है और कोशिकाओं जैसा, शरीर की कोशिकाओं जैसा ही उसकी कोशिकाएं भी व्यवहार करने लगती है। तो उसी में से एक जो है प्रतिरक्षा निषेधात्मक है साइक्लोस्पोरीन, और इसी का उपयोग जो है होता है किसमें, अंग प्रत्यारोपण में। मतलब कि रोगी के शरीर में जो है अंग प्रत्यारोपित किया गया है तो उसको जो है इस मेडिसिन का, इस पदार्थ का, इस जैव सक्रिय अणु का प्रयोग किया जाता है, दिया जाता है, जो है साइक्लोस्पोरीन ए। तो सबसे पहली बात हम इसके बारे में जानेंगे क्या, कि इसका उपयोग जो है अंग प्रत्यारोपण में किए गए व्यक्ति में प्रतिरक्षा निषेधात्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग
इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण किए गए व्यक्ति में प्रतिरक्षा निषेधात्मक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन कैसे होता है? तो इसका उत्पादन जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक द्वारा किया जाता है, यानी कि इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन जो है किसके द्वारा? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक द्वारा जो है इसका उत्पादन किया जाता है। ये बात याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसे जानना कि इस साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग जो है अंग प्रत्यारोपण में, जिस व्यक्ति को अंग प्रत्यारोपण किया गया है उसमें किया जाता है। किस रूप में? प्रतिरक्षा निषेधात्मक के रूप में, यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। इम्यूनो यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, सप्रेसिव यानी कि दबाना, उसे जो है क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को दबा देती है और जिससे कि वह कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए कम कार्य करता है, यानी कि कार्य करना कम कर देता है। और इसे किससे बनाया जाता है? तो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, एक प्रकार का कवक है जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और इससे जो है उत्पादित किया जाता है जो जैव सक्रिय अणु, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। अगला आएगा स्टेटिन। अगला जो है जाना जाएगा स्टेटिन, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से स्टेटिन को बताएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला जैव सक्रिय अणु क्या होगा। तो स्टेटिन, अगला जैव सक्रिय अणु आएगा जिसका नाम है स्टेटिन। ये है क्या? तो सबसे पहले जो है हम इसका उत्पादन जान लेते हैं, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका उत्पादन जो है मोनास्कस परफ्यूरिया नामक कवक से किया जाता है। मोनास्कस परफ्यूरिया नामक कवक से, मोनास्कस परफ्यूरिया नामक कवक से जो है इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? तो इस स्टेटिन नामक जैव सक्रिय अणु का, स्टेटिन नामक जैव सक्रिय अणु का उत्पादन जो है किससे किया जाता है? मोनास्कस परफ्यूरिया नामक कवक से किया जाता है। इसका यूजेस क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो इसका प्रयोग जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिसमें बढ़ जाता है उसमें जो है उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि यह जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का कार्य करता है, इसलिए इसको जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका प्रयोग जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। इसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने
करने में किया जाता है, इसलिए किया जाता है, इसलिए इसे जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्या? तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी इसे कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्या कि कार्बनिक अम्ल एंजाइम व जैविक सक्रिय अणुओं का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन। कौन कौन से ऐसे कार्बनिक अम्ल है, जैव सक्रिय अणु है, एंजाइम है और उसका उत्पादन जो है सूक्ष्मजीवियों द्वारा किया जाता है। ये सारी बातें जो है हमने इस वीडियो में बताया और यह वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ हमने बोर्ड पे लिख दिया जिससे कि आपको जो है नोट्स बनाने में कोई असुविधा न हो। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। यदि समझ में आ रहा है यहाँ से बायोलॉजी की पढ़ाई तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप लोगों का कमेंट पढ़ करके जो है हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, आप जो है ज़रूर आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।